हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और उसका नाम है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण और परासरण दाब। आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि हमारे ऐप सुपर गुरु पर एक नया कोर्स चालू हुआ है। RPSC फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी राजस्थान का ये कोर्स है। बहुत समय से ये डिमांड थी, तो 2023-24 के लिए ये बैच मैंने शुरू कर दिया है। तो जितने भी जो एस्पायरेंट्स हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि परासरण और परासरण दाब। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण। अब परासरण है क्या? जब दो विलयनों को दो भिन्न सांद्रता वाले, हम यूं कहेंगे, जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं। क्या कहा मैंने? जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक मतलब वाटर, यहां पर विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलायक, यानी कि सॉल्वेंट, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है। ठीक है। जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलायक यानी कि वाटर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करता है? गति करता है। इसे ही परासरण कहते हैं। इसे ही परासरण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए कि ये यू शेप्ड ट्यूब है, ठीक है, और यहां पर अर्धपारगम्य झिल्ली है। इमेजिन करो, अर्धपारगम्य झिल्ली है यहां पर, ठीक है, और यहां पर एक सॉल्यूशन है और यहां पर दूसरा सॉल्यूशन है। ये वाला जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये जो है वो कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना। अल्प परासरणी विलयन है, अल्प परासरणी विलयन है। ये समझ में आ रहा है? ये अल्प परासरणी विलयन है और ये कौन सा है? अति परासरणी विलयन है। राइट, तो नेचुरली कि हाइपरटोनिक है तो इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा और इसका कंसेंट्रेशन क्या है? कम है। यहाँ पर सोल्यूट क्या है? ये सब सोल्यूट है, विलय है। तो नेचुरली कि यहाँ पर विलय ज़्यादा है तो इसका कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो हम कह रहे हैं कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम पृथक करते हैं, देखो रटना नहीं है, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाला विलयन कौन है? ये का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होता है? गति करना ही परासरण है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल जो है
वो किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। वाटर इधर से इधर जा रहा है, ठीक है ना। वाटर किधर से किधर जा रहा है, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर यहाँ पर जा रहा है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति ही परासरण है। लेकिन एक चीज याद रहे, जल तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है। मतलब जब परासन हो रहा है तो जल तो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है। मतलब आप रटना नहीं है, आप कहोगे कि सर ऊपर तो ये लिखा हुआ है, बस यही चीज कई लोगों के समझ में नहीं आती, ध्यान रखना। तो यहां पर मैंने कहा है कि जल जो है यानी कि सॉल्वेंट यानी कि विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहा है। लेकिन यहां पर जल खुद यदि हम जल की देखेंगे तो जल की सांद्रता तो यहां पर ज्यादा है ना, तो क्योंकि यहां पर सोल्यूट कम है तो जल ज्यादा है। तो यहां पर उच्च सांद्रता से जल किधर जा रहा है, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, या फिर हम कहेंगे कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जल जा रहा है, या हम कहेंगे जल जो है वो अपनी उच्च सांद्रता से कहां पर जा रहा है, निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये परासरण है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि परासरण की खोज किसने की। तो दो चीजें यहां पर बताना चाहूंगा। परासरण की खोज, एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए, तो परासरण की खोज एब नॉलेट ने की थी। वैज्ञानिक का नाम क्या था, एब नॉलेट। और परासरण का विस्तृत विवरण जो दिया था वो किसने दिया था, परासरण का विस्तृत विवरण तो वो दिया था ट्रॉब व ड्यूटेरोचेट। ट्रॉब व ड्यूटेरोचेट ने क्या दिया, परासरण का विस्तृत विवरण दिया, डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया। और परासरण की खोज किसने की थी, एब नॉलेट ने की थी, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और परासरण वास्तव में एक प्रकार का विसरण ही है, ये भी याद रखना। परासरण एक प्रकार का विसरण ही है। परासरण जो है वो एक प्रकार का क्या है, विसरण ही। बट फर्क इतना सा है कि यहां पर झिल्ली अवश्य काम में आएगी, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो अवश्य काम में आएगी। इज इट क्लियर। तो ये चीज अपने को परासरण के बारे में याद रखनी है कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। याद रखोगे, राइट। अब यदि हम परासरण की बात कर रहे हैं तो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। एक होता है अंतः परासरण यानी कि एंडोऑस्मोसिस, और एक होता है बहिर्परासरण यानी कि एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है कोशिका के भीतर जल का प्रवेश, कोशिका के भीतर जल का प्रवेश, कोशिका के भीतर जल का प्रवेश। और यहां पर कोशिका से जल का बाहर निकलना, कोशिका से जल का बाहर निकलना। तो ये क्या हो गया, एंट्री ऑफ वाटर विद इन द सेल। ये क्या हुआ, एंट्री ऑफ वाटर विद इन सेल। और ये क्या हो गया, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल, एग्जिट ऑफ वाटर
फ्रॉम सेल, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। तो कोशिका के भीतर जल का प्रवेश और कोशिका से जल का क्या निकलना, बाहर निकलना। तो अंतःपरासरण के अंदर जो जल है वो कहाँ पर जा रहा है, भीतर जा रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। मानो कि ये एक पेट्री प्लेट है, राइट, इधर भी एक पेट्री प्लेट लिए और इधर भी एक पेट्री प्लेट लिए। ये क्या चीज़ है, पेट्री प्लेट या पेट्री डिश, जो भी कुछ कहना चाहो। ये एक पेट्री प्लेट ली। अब इस पेट्री प्लेट के अंदर आपने क्या ले लिया है, यहाँ पर यूँ समझो कि इस पेट्री प्लेट के अंदर हमने प्योर वाटर लिया है ना, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि यहाँ पर अपन ने प्योर वाटर को लिया है और इस वाली के अंदर यहाँ पर हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, इस पेट्री प्लेट के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति सांद्र विलयन, ज़्यादा सांद्रता वाला विलयन। मान लीजिए कि ये सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन, और ये प्योर वाटर है। हाइपोटोनिक का मतलब तो समझते हो ना, कम सांद्रता वाला सॉल्यूशन है ना। इसका कंसेंट्रेशन क्या है, लेस कंसेंट्रेशन है ना, हाइपोटोनिक। और ये क्या है, हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो ये तो हो गया हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, और ये कौन सा है, लो कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे कि इसके अंदर, इस वाली चीज़ के अंदर आप क्या करोगे, एक किशमिश को रख दीजिए, रेजिन, रेजिन समझते हो ना, रेजिन यानी कि किशमिश, उसको आपने डाल दिया और किशमिश को आपने क्या कर दिया, रात भर यहाँ पर इसमें छोड़ दिया पानी के अंदर। तो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, किशमिश के अंदर पानी एंटर करेगा, यानी कि किशमिश के अंदर पानी एंटर कर रहा है, मतलब कि एंडोस्मोसिस हो रहा है। तो ये वाटर कहाँ पर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वाटर अंदर जा रहा है। तो वाटर अंदर जा रहा है, तो कोशिका के भीतर यदि जल का प्रवेश हो रहा है तो वो क्या हो गया, एंडोस्मोसिस। आपको याद रखना है कि जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यानी कि प्योर वाटर के अंदर किसी चीज़ को रखोगे तो वाटर अंदर एंटर करेगा, और वाटर अंदर एंटर करेगा तो ये फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी। तो ये क्या हो गया, एंडोस्मोसिस। और यहाँ पर तो आपने क्या रखा था, किशमिश रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आपने क्या रख दिया, फ्रेश ग्रेप रख दिया, फ्रेश ग्रेप। फ्रेश ग्रेप बोले तो ताज़ा अंगूर आपने रख दिया, किसके अंदर, ताज़ा अंगूर आपने रख दिए इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या होगा, आपने जैसे ही सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन के अंदर अंगूर को रखा तो सारा का सारा जो है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए नमक का सॉल्यूशन लिया, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना। तो बताओ जल्दी से, वाटर कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये जो ग्रेप था ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्सोस्मोसिस हो गया, एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। तो परासरण दो तरीके का होता है, एक होता है अंतःपरासरण और एक होता है बहिर्परासरण, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने बताया कि अंतःपरासरण क्या है और बहिर्परासरण क्या है। मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा और वो है पोटैटो ऑस्मोस्कोप मेथड। पोटैटो ऑस्मोस्कोप, ठीक है ना। किसको शो करने के लिए, टू डेमोस्ट्रेट एंडोस्मोसिस, टू डेमोस्ट्रेट एंडोऑस्मोसिस। अंतःपरासरण को डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप एक्सपेरिमेंट अपने लेते हैं। एक पोटैटो लीजिए, उसको पील कर दीजिए, छिलका उतार दीजिए और उसके अंदर एक कैविटी बनाइए। जैसे
ये पोटैटो मैं बना के बताता हूँ आपको। ये पोटैटो है, उसके अंदर मैंने एक कैविटी बना दी ऐसे, समझ में आया? लेकिन याद रहे कि ये जो कैविटी है वो बिल्कुल आर पार नहीं करनी है, ठीक है ना? कैविटी को आर पार नहीं करना है, ये कैविटी बना देनी है, ठीक है? अब इसको आप किस में रख दोगे? ये क्या है? ये पोटैटो है, और ये पोटैटो के अंदर आपने क्या बना दी? एक कैविटी बना दी है, ठीक है? और इस कैविटी के अंदर आपने, इस कैविटी के अंदर यहाँ पर आपने शुगर सॉल्यूशन भर दिया है, समझना, इस लेवल तक आपने, इस लेवल तक क्या भर दिया है आपने? इस लेवल तक, है ना? ये एक लेवल बना लेते हैं, मान लीजिए ये लेवल 1 है अपना, ठीक है? ये क्या भर दिया आपने यहाँ पर? शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन आपने फिल कर दिया है, ठीक है? अब अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि अपन ने यहाँ तक भरा हुआ है? तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? एक ऑलपिन लगा देते हैं, यहाँ पर आलू के अंदर एक ऑलपिन को लगा दिया जाता है। यहाँ बाहर से आलू के अंदर ऑलपिन डालेंगे तो चली जाएगी ना, तो वो इनिशियल लेवल 1 को इंडिकेट कर रहा है, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन है तो ये कैसा है भाई? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अति परासरणी विलयन है, अति परासरणी विलयन है, इसकी सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? अब इस पोटैटो को हम किस में रखते हैं? एक पेट्री प्लेट के अंदर रखते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट के अंदर मैंने किसको रख दिया? ये मान लो कि एक कोई डिश है, उसके अंदर मैंने इस पोटैटो को रख दिया, और इस डिश के अंदर मालूम है चारों तरफ मैंने क्या ले लिया है? इस डिश के अंदर चारों तरफ मैंने, इस डिश के अंदर वाटर ले लिया। इस डिश के अंदर मैंने क्या ले लिया भाई? वाटर। और वाटर इतना नहीं दिया है कि ये वो वाटर यहाँ से घुसने लग जाए, है ना? इस डिश के अंदर मैंने वाटर ले लिया है, और वाटर ले लिया है तो मैंने यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है? यहाँ पर क्या ले लिया? मैंने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब मैंने प्योर वाटर लिया है, यहाँ पर प्योर वाटर लिया है, तो नेचुरली कि ये क्या चीज़ है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो दो भिन्न सांद्रता वाले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोले तो कौन सा? अल्प परासरणी विलयन। ये अल्प परासरणी विलयन ले लिया है मैंने, और जब मैंने अल्प परासरणी विलयन ले लिया है तो आपको मालूम है कि जब भी हम अल्प परासरणी विलयन के अंदर किसी चीज़ को रखते हैं तो नेचुरली कि वाटर अंदर प्रवेश करेगा, तो यहाँ से वाटर अंदर प्रवेश करेगा, समझ रहे हो? मैंने क्या कहा? यहाँ से अंदर वाटर क्या करेगा? अंदर एंटर करेगा, यहाँ से अंदर एंटर करेगा, यहाँ से ये नीचे वाली जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह एक्ट करेगी, और कौन एंटर करेगा? वाटर अंदर एंटर कर रहा है। ये देखो, ये यहाँ से वाटर अंदर एंटर कर रहा है, तो वाटर एंटर कर रहा है भैया, तो नेचुरली कि ये लेवल बढ़ेगा, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल, राइट, ये जो लेवल है वो क्या होगा? बढ़ेगा, वाटर एंटर कर रहा है ना। तो ये देखो, ये वाटर यहाँ पर एंटर कर गया, तो वाटर एंटर कर गया तो भैया ये लेवल जो इनिशियल लेवल था वो बढ़ गया है, तो यहाँ पर इनिशियल लेवल बढ़ गया, तो ये मेरा सेकंड लेवल है, ये लेवल 2 है, तो इतना लेवल बढ़ गया ना, ये इतना लेवल पानी का क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, ये किसको शो कर रहा है? ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप जो है वो एंडो ऑस्मोसिस को शो कर रहा है। एंडोस्मोसिस बोले तो अंतः परासरण की क्रिया को क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है ना? तो ऑस्मोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है? मैंने क्या कहा? when two different solutions of different concentration are separated by semi permeable membrane, then always the water moves from low concentration of the solution to high concentration of the solution। लेकिन ध्यान रहे, वाटर तो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ ही जा रहा है, क्लियर है? तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है,
और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। जब हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो बिना ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन किए हुए ऑस्मोसिस को पढ़ना अधूरा है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको कि मैं बार बार कहूँगा ओपी, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि ये आगे की जितनी भी क्लासेस आएगी उसमें सब में ये क्या होता है, काम में आता है। ये बेस है, यदि ये चीज़ समझ में आ गई तो ही आगे चीज़ें समझ में आएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में कहते हैं परासरण दाब, परासरण दाब, ठीक है। अब परासरण दाब क्या है? जब दो सॉल्यूशंस को, जब दो विलयनों को हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलयन में विकसित दाब को ही हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कह देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब यहाँ पर जब दो सॉल्यूशंस को, एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक, यानी कि जब दो सॉल्यूशंस को हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं तो विलयन में विकसित दाब को, ठीक है ना। जब दो सॉल्यूशंस को हम पृथक करते हैं तो विलयन में विकसित दाब को परासरण दाब कहते हैं। मतलब आप समझो, एक प्योर वाटर, दो सॉल्यूशंस में से एक प्योर वाटर है ना, एक प्योर वाटर। तो दो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि जब हम दो सॉल्यूशन, मतलब जल और किसी सॉल्यूशंस को जब हम सेपरेट करते हैं तो विलयन में विकसित दाब को हम क्या कह देते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा भी मैं दे रहा हूं आपको, अलग अलग तरीके से आपको समझा सकते हैं हम लोग, कि जब प्योर वाटर और सॉल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो डेवलप्ड प्रेशर जो है, सॉल्यूशन के ऊपर जो डेवलप प्रेशर हुआ वो कौन सा है, परासरण दाब है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि परासरण दाब, एक चीज़ सेट कर लो दिमाग में, परासरण दाब सॉल्यूट कंसंट्रेशन के कारण विकसित होता है, याद रखोगे, ठीक है। परासरण दाब के यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मूल कारण क्या है? मूल कारण है सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी कि विलय की सांद्रता। ये आपको ध्यान रखना है। परासरण दाब किसके कारण डेवलप होता है? सॉल्यूट के कारण डेवलप होता है। ये यदि समझ में आएगा तो ही अपने आगे बढ़ पाएंगे और आपको अच्छे से ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मूल कारण क्या है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसीलिए तो याद रखो, प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का ओपी क्या होता है? शून्य होता है, जीरो। क्यों? वाई? क्योंकि प्योर वाटर में क्या नहीं होता है? सॉल्यूट नहीं है। क्योंकि शुद्ध जल में क्या नहीं है? शुद्ध जल में विलय अनुपस्थित। जब शुद्ध जल के अंदर विलय ही नहीं है तो उसका ओपी क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का ओपी उच्च होगा, सॉल्यूशन का ओपी उच्च होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूट उपस्थित है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट उपस्थित है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट उपस्थित है, राइट। तो उसका ओपी हमेशा क्या होगा? उच्च ही होगा, ठीक है। एक और चीज आपको यहां पर रोक कर टोंक कर बता देना चाहता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोले तो विलय की सांद्रता। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। याद रखना, भूलना नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि विलय की सांद्रता अधिक होगी
तो ओपी भी अधिक होगा। विलय की सांद्रता अधिक होगी तो ओपी भी अधिक होगा। विलय की सांद्रता कम होगी तो ओपी भी कम होगा। वापस से बोल रहा हूँ, यदि विलय की सांद्रता अधिक तो ओपी भी अधिक, विलय की सांद्रता कम तो ओपी भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज measured by ऑस्मोमीटर। क्या कहा मैंने? ऑस्मोटिक प्रेशर को, परासन दाब को मापा जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से, एक उपकरण से, जिसका कि नाम क्या है, ऑस्मोमीटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय ऑस्मोमीटर। याद रखोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं हम किसमें, किसके द्वारा, ऑस्मोमीटर के द्वारा। ठीक है। नाउ एक रूल है कि लो ओपी से, ये कंडीशन भूलना मत, लो ओपी से वाटर का जो मूवमेंट है, लो ओपी से यानी कि कम ओपी से वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई ओपी की तरफ होता है। लो ओपी किसका होता है, प्योर वाटर का। हाई ओपी किसका होता है, सॉल्यूशन का। तो लो ओपी से जल की गति, ये रूल है जल की गति, ये ऑस्मोटिक रूल है ना, याद रखना। ये एक ऑस्मोटिक रूल है कि लो ओपी से जल की गति, लो ओपी से जल की जो गति होती है वो हमेशा किधर की तरफ होती है, हाई ओपी की तरफ होती है। ये सेट कर लो दिमाग के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताने चाहता हूँ कि हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स यानी कि जलोदभिद पादप, जलोदभिद पादप का ओपी जो होता है वो कम होता है किससे, मीजोफाइट से। मीजोफाइट समझते हो क्या होता है, समोदभिद पादप, जो ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ न ज़्यादा पानी और न ज़्यादा सूखा है। जलोदभिद मतलब कि पानी में रहने वाले पादप। तो हाइड्रोफाइट्स का ओपी, इनका जो ओपी होता है वो मीजोफाइट्स के ओपी से कम होता है। मीजोफाइट्स का ओपी जो है वो ज़ीरोफाइट्स के ओपी से कम होता है। ज़ीरोफाइट्स मतलब मरुद्भिद पादप, जो मरुस्थल के अंदर रहते हैं, उनके ओपी से कम होता है। और ज़ीरोफाइट्स का ओपी जो है वो हेलोफाइट्स से क्या होता है, कम होता है। हेलोफाइट्स बोले तो लवणोद्भिद, लवणोद्भिद पादप जो लवणीय स्थानों के ऊपर पाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाइड्रोफाइट्स का, ये ध्यान रखना, हाइड्रोफाइट्स का ओपी मीजोफाइट्स से ज़्यादा होता है। मीजोफाइट्स का ओपी, हाइड्रोफाइट्स का ओपी जो है वो कम होता है किससे, मीजोफाइट से। मीजोफाइट्स का ओपी कम होता है ज़ीरोफाइट से, और ज़ीरोफाइट्स का ओपी कम होता है हेलोफाइट से। तो इनका ओपी क्या हुआ, हाईएस्ट ओपी हुआ। इनका ओपी जो होता है वो हाईएस्ट हुआ, सबसे उच्च हुआ। और हाइड्रोफाइट्स का यहाँ पर ओपी क्या हुआ, ओपी लीस्ट हुआ। क्यों, क्योंकि जहाँ पानी ज़्यादा है, याद रखना, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर ओपी कम है, जहाँ सोल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर ओपी क्या ज़्यादा है। तो हाइड्रोफाइट्स का ओपी क्या हो गया, लीस्ट हो गया। और हेलोफाइट्स का ओपी जो है वो क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। तो कोई पूछे कि कौन से श्रेणी के पादप है जिनका कि ओपी सबसे उच्च है, तो आप कहोगे हेलोफाइट्स, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट कंसेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो हेलोफाइट, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूँ तुमको कि एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया, एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया, ये एक हेलोफाइट पादप है, लवणोद्भिद पादप है। और इसका 202.5 ATM के करीब इसका ओपी है। इसका जो ओपी है प्लांट का, हमें कैसे मालूम पड़ा, ऑस्मोमीटर से मेजर करने पर। तो इसका जो ओपी है वो 202.5 ATM है, जो कि पूरे पादप जगत के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो ये प्रूव कर रहा है कि एट्रीप्लेक्स कॉनफर्टिफोलिया का इतना ज़्यादा जो ओपी है वो सोल्यूट कंसेंट्रेशन के कारण है। अच्छा, एक और चीज़ यदि मैं बताना चाहूँगा कि प्लांट के अंदर जो है वो अलग अलग भाग होते हैं। रूट होता है, स्टेम होता है, जैसे लीफ होती है अलग अलग, रूट, स्टेम, लीफ। तो रूट का ओपी जो होता है वो सबसे कम होता है। रूट का ओपी सबसे कम है। क्यों है रूट का ओपी सबसे कम, क्योंकि रूट जो होती है पानी के कांटेक्ट में होती है। मैंने क्या कहा था, जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ पर ओपी क्या है, कम है।
जहाँ पानी कम है और सोल्यूट ज़्यादा है वहाँ पर ओपी ज़्यादा है। तो यहाँ पर लीफ के अंदर फूड बनता है, लीफ के अंदर फूड बनता है तो ओपी सबसे क्या होगा, ज़्यादा। तो यदि आपसे पूछे कि एक प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा ओपी किसका होगा, तो तुम बोलोगे लीफ के अंदर। और एक प्लांट के अंदर सबसे कम ओपी किसके अंदर होगा, रूट के अंदर। क्यों? क्योंकि रूट जल के संपर्क में है तो वहाँ पर सोल्यूट कम है, तो ओपी क्या है, कम है। और लीफ के अंदर फूड बन रहा है तो वहाँ सोल्यूट ज़्यादा है, सुक्रोज वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर ओपी क्या है, ज़्यादा है। तो लीफ का ओपी सबसे ज़्यादा और रूट का ओपी सबसे कम, ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि जल की गति को रोकने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया दाब जो है, क्या कहा मैंने, हाइपरटोनिक जल की गति को रोकने के लिए, ठीक है, जल की गति को रोकने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब अति सांद्र विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि बाह्य दाब ही ओपी है। जल की गति को रोकने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पर लगाया गया एक्सटर्नल प्रेशर ही क्या है, ओपी है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो परासन को क्या करता है, रोकता है ना। ओपी अंतः परासरण को रोकता है। अभी एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर अंतः परासरण को क्या करता है, रोकता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। थिसिल फनल एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्या कीजिए, एक थिसिल फनल लीजिए। जैसे एक थिसिल फनल कुछ इस तरीके का होता है। एक थिसिल फनल लीजिए, ये एक थिसिल फनल होता है ऐसा, ठीक है। इस थिसिल फनल के अंदर जानते हो तुमको क्या भरना है, इस थिसिल फनल के अंदर आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दीजिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक भरना है, ध्यान रहे, अति सांद्र विलयन भर दीजिए। तो अति सांद्र विलयन यहाँ पर अपन ने भर दिया, मानो कि ये अपन ने भर दिया यहाँ पर। पूरा नहीं भरा है ना, यहाँ पर क्या भर दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भर दिया आपने। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपने भर दिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो सकता है। और आपने किसी एक कृत्रिम झिल्ली के द्वारा, सेमी परमिएबल कृत्रिम झिल्ली, कोई भी एक सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य कृत्रिम झिल्ली से इसको आपने क्या कर दिया, पूरा के पूरा ढक दिया। थिसिल फनल के उस सिरे को आपने बंद कर दिया। ये कैसे एक्ट करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह ये एक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ तक आपने क्या भर दिया है, शुगर सॉल्यूशन। अब आप एक क्या कीजिए, एक काम कीजिए, एक बीकर लीजिए। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रैक्टिकली देखो, फिजियोलॉजी को आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। फिजियोलॉजी बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आता है तो कई लोग भटकते रहते हैं। मैं कहता हूँ हमेशा कि कॉन्सेप्ट को समझिए। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन करना आपके दाएं हाथ का खेल हो जाएगा यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बात समझ में आ रही है ना। सुपरफिशियल पढ़ोगे तो सुपरफिशियल पढ़ने से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आप केवल पढ़ के सुपरफिशियल और खुश हो जाओगे तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए मेरा हर वीडियो जो है वो डीप स्टडी वाला होता है। आपको मालूम है, हम जो भी कुछ करवाते हैं वो बहुत डीपली करवाते हैं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप कर ले, राइट, और आपको 100 किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक बीकर लिया मैंने, और इस बीकर के अंदर मैं इस थिसिल फनल को उल्टा रख दूंगा। अब इस थिसिल फनल को मैं क्या कर दूंगा, उल्टा रख दूंगा मैं ऐसे। ये थिसिल फनल था, इसको मैं
उल्टा मैंने रख दिया। ये थिसिल फनल है, ठीक है। और थिसिल फनल को हमने कवर तो कर ही रखा था, वो उससे अर्ध पारगम्य झिल्ली से कवर तो कर ही रखा था, ठीक है। जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो नेचुरली कि वो सारा का सारा जो है वो जो फ्लूइड है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, जो आपने भरा हुआ था। अरे भाई उल्टा करोगे तो पूरा के पूरा फ्लूइड जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, इस थिसिल फनल के यहाँ पर किसी चीज़ को उल्टा करोगे यूँ तो वहाँ पर आ जाएगा ना सारा। तो ये यहाँ तक आ गया, मान लीजिए ये अपना लेवल 1 है ना, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब आपने थिसिल फनल को ले लिया, ये अपना इनिशियल लेवल है, ये लेवल 1 है, ठीक है। अब आपने इसको किस में रखा, आपने इसको रख दिया किस में, प्योर वाटर में। तो प्योर वाटर तो यहाँ पर यदि यूँ देखूँ तो मैं यहाँ हाइपोटोनिक हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हाइपरटोनिक है, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो एक जगह पे हाइपरटोनिक होगा तो दूसरा हाइपोटोनिक हो गई, तो वाटर एंटर करेगा नेचुरली कि अंदर क्या करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर एंटर करेगा। अब वाटर एंटर करेगा तो ये लेवल बढ़ेगा, ये लेवल बढ़ेगा, तो ये जो लेवल है वो इतना बढ़ गया, तो ये लेवल 2, तो ये क्या हुआ, एंडोस्मोसिस हुआ, ये तो एंडोस्मोसिस हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इस एंडोस्मोसिस को रोकना है, मुझे इस एंडोस्मोसिस को रोकना है, तो मैं एंडोस्मोसिस को रोकने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा भाई, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाऊंगा। तो ये तो मेरा क्या था, ये वो थिसिल फनल था ना, ये थिसिल फनल है, राइट। और ये बाहर से, इसमें ये थिसिल फनल ऐसा होता है जिसमें मैं बाहर से एक उसके ऊपर लगा रहता है इक्विपमेंट, तो मैं प्रेशर लगा सकता हूँ, ठीक है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली थी, और यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है, यहाँ पर प्योर वाटर ले रखा है, बीकर के अंदर प्योर वाटर है। और यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है। ये पूरा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना। तो अब यहां पर तो प्योर वाटर के अंदर रखा था, तो वाटर अंदर जा रहा था, मतलब एंडोस्मोसिस हो रहा था, वाटर अंदर एंटर कर रहा था, तभी तो ये लेवल जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर ये लेवल बढ़ गया, लेवल 2 पे पहुंच गया। अब मैं ऊपर से एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर, और ये एक्सटर्नल प्रेशर और कुछ नहीं है, ये क्या चीज़ है, ओपी है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जा रहा है। जो कि किसके ऊपर लगाया जा रहा है, इसके ऊपर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जा रहा है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर मैं इस प्रेशर को लगाऊंगा ऐसे, समझ में आ रहा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर मैं इस एक्सटर्नल प्रेशर को लगाऊंगा, तो बताओ वाटर की एंट्री क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अब वाटर जो है उसकी एंट्री नहीं होगी, वाटर की एंट्री नहीं होगी, वाटर की एंट्री नहीं होगी। क्यों, तो हमने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वह प्रेशर, वह एक्सटर्नल प्रेशर जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जाता है, जो कि देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे लग रहा है, जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगाया जाता है, और ये वाटर की एंट्री को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये वाटर की एंट्री को क्या कर देगा, रोक देगा। बीकर से जो पानी अंदर जा रहा था उस थिसिल फनल के अंदर, उसको रोक देगा। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर लगता है और जो बाहर से आने वाले वाटर की एंट्री को रोक देता है, एंडोस्मोसिस को रोक दे, वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, हाउ टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मापें, हाउ टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो सबसे पहले हम किसके लिए लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स
नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? अविद्युत अपघट्य, अविद्युत अपघट्य, अविद्युत अपघट्य, अविद्युत अपघट्य। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, आप यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, ठीक है ना, तो ग्लूकोज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इनके ओपी को मापना है यदि आपको, तो एक फार्मूला यूज करेंगे, ओपी इज इक्वल टू MRT। इसको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन भी कहते हैं, वॉन्ट ऑफ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन, ओपी इज इक्वल टू MRT। एम क्या है? मोलर सांद्रता, मोलर कंसेंट्रेशन है। आर क्या है? गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है। और आपको मालूम होना चाहिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 0.082 मोल पर मॉलिक्यूल। और टी क्या है? परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप, है ना। अब मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कैलकुलेट ओपी ऑफ 1m, 1m मतलब 1 मोलर सांद्रता वाला 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने? कैलकुलेट ओपी ऑफ 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन। 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन के ओपी को ज्ञात करो, 1 मोलर सांद्रता वाले ग्लूकोज सॉल्यूशन के ओपी को ज्ञात करो। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी सिंपल, ओपी इज इक्वल टू MRT। मोलर कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है? 1। गैस कांस्टेंट कितना है? 0.082 और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो कितना? 273। तो ये तकरीबन आएगा 22.4 ATM। गुणा करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये 1m ग्लूकोज सोल्यूशन जो कि एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके ओपी को हमने क्या कर दिया? ज्ञात कर दिया। तो ये भी याद रखना। अब याद रखना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, के बाद में इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर आते हैं, यानी कि विद्युत अपघट्य आते हैं, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य आते हैं जैसे कि जिनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे NaCl वगैरह, है ना, जिनके ऊपर NaCl ही कोई ज़रूरी नहीं है, जिसके ऊपर भी चार्ज हो, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। OP इज इक्वल टू MRTI। पहले था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था OP इज इक्वल टू MRT, यहाँ पर OP इज इक्वल टू MRTI, क्योंकि I क्या हो जाएगा? आयोनाइजिंग कांस्टेंट, आयोनाइजिंग कांस्टेंट जो कि दे रखा होगा आपको। बाकी तो M तो मोलर कंसेंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लेकिन एक चीज़ नोट कर लेना हमेशा कि OP ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, OP ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, OP ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज मोर देन OP ऑफ नॉन इलेक्ट्रो, OP ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। याद रखोगे? मतलब विद्युत अपघट्य का OP, विद्युत अपघट्य का OP अविद्युत अपघट्यों से ज्यादा होता है, अविद्युत अपघट्यों से ज्यादा होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट यदि याद हो जाएंगे तो कभी भी तुमसे प्लांट फिजियोलॉजी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि 1 मोलर कंसेंट्रेशन वाला NaCl सॉल्यूशन है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसका OP हमेशा 1m ग्लूकोज सॉल्यूशन से हमेशा ही इसका OP क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये क्या है? क्या है ये? इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। और ये क्या चीज़ है? अपना नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो अपन ने क्या कहा कि इलेक्ट्रोलाइट का OP हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट के OP से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये भी अपने को याद रखना है।
क्लियर? अच्छा, अब लास्ट में कुछ और ख़ास बातें आपको याद आनी चाहिए कि न्यू नेम ऑफ ओपी, ओपी का नया नाम। जानते हो ओपी का नया नाम क्या है? साई एस। ओपी का नया नाम क्या है? साई एस। साई एस बोले तो सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल बोले तो क्या? विलय विभव। हमने क्या कहा था कि ओपी के ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मूल कारण क्या था? मैंने क्या कहा था? ऑस्मोटिक प्रेशर के डेवलप होने का मूल कारण विलय था। तो इसको विलय विभव कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना? विलय विभव कह देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, राइट? तो ये याद रखना, सॉल्यूट पोटेंशियल। बट याद रखना कि साई एस की जो वैल्यू ली जाती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है। साई एस की वैल्यू क्या ली जाती है? नेगेटिव। जैसे आपसे पूछा जाए कैलकुलेट साइन एस ऑफ 1 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि ओपी का ही नया नाम क्या है? साइन एस है, लेकिन साइन एस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो हम क्या कह देंगे? साइन एस इज इक्वल टू एम आर टी, साइन एस इज इक्वल टू 1 इंटू 0.082 इंटू 273। फ़र्क इतना सा है कि साइन एस यहाँ पर -22.4 ATM आ जाएगा। याद है हमने अभी ओपी निकाला था 1 m ग्लूकोज सोल्यूशन का, वो कितना था? वो था 22.4 ATM। यहाँ पर किसका साइन लग गया है? नेगेटिव का साइन लग गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ओपीओ का ही नया नाम साइन एस है। साइन एस मतलब सोल्यूट पोटेंशियल है, लेकिन ये जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसको विलय विभव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट था अपना, जो आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, वो था डेट इज़ ओपी और ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट था। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और एक टीचर को अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। ऑलराइट, और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को इतना शेयर कीजिए कि हर एक वो बच्चा जो किसी कारण से कोचिंग में पढ़ने नहीं जाता है या नहीं जा सकता है, उसको फ़ायदा मिल सके, राइट? बस मेरी यही तमन्ना है। तो होप्स हो कि आप लोग शेयर करेंगे उन सब बच्चों को जो किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पाते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। मैं जल्द आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।